हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवाशीष एंड वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज के लेक्चर 10.4 में मैं बात करने वाला हूं एसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर 10.1, 10.2, 10.3 में हमने एसी की रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एसी क्या होती है, पावर क्या होती है और एसी सर्किट एंड रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड बात हम कर चुके हैं। तो आज के कुछ इस वाले लेक्चर में मैं उससे रिलेटेड कुछ पोर्शन जो है न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है वो है v = 5 cos ओमेगा टी एंड i = 2 sin ओमेगा टी। अब इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, हम यहाँ पर सारी चीजें चेक करेंगे जो हम, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं सीखने के हिसाब से, ठीक है। तो सारी चीजें, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये बताओ कि v0 क्या होगा। तो v0 मुझे पता चल रहा है 5, ठीक है। फिर मुझे बताओ कि i0 क्या होगा। i0 होगा यहाँ पर 2। तो v0 और i0 हमें पता लग चुका है। अब यहां पर हमें बात करनी है कि अगर हमें यहां पर v0 i0 पता लग जाए तो Vrms की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं Vrms निकालना चाहूं देन Vrms विल बी v0/√2। अब मैं कैसे डायरेक्ट लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि साइन और कॉस, सिर्फ और साइन और कॉस की फॉर्म में अगर करंट और वोल्टेज आता है तो ये देखो, वोल्टेज में सिर्फ कॉस आ रहा है, करंट में सिर्फ साइन आ रहा है। तो यहां पर आरएमएस वैल्यू को डिवाइडेड बाय √2 करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 5√2, ये इसकी आरएमएस वैल्यू। और आई आरएमएस वैल्यू की बात करूं अगर मैं, तो ये हो जाएगी 2√2, यहां पर कितनी हो जाएगी √2, ठीक है। ये चीज यहां पर क्लियर है। अब एक और चीज निकाल सकते हैं, यहां पर V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो हम यहां पर Z निकाल सकते हैं। जिस भी सर्किट में ये और ये दोनों करंट होंगे, जिस भी सर्किट में ये करंट और पोटेंशियल आ रहा होगा, उसका इंपीडेंस कितना होगा। इंपीडेंस निकालने का तरीका हमने देखा था, इंपीडेंस होता है Z = V0 डिवाइडेड बाई I0 या Vrms डिवाइडेड बाई Irms। ध्यान से देखना एकदम, क्योंकि हम इसमें पूरी राम कहानी लिखने वाले हैं, पूरी की पूरी चीजें देख रहे हैं। तो Vrms जो होगा, या देखो v0 मुझे पता है तो मैं ले लेता हूं 5 और Irms ले लेता हूं 2, तो कितना हो जाएगा 2.5 ओम। ये यहां पर एम्पियर में और ये वोल्ट में। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर हमारे पास ये चल चुकी है। अब यहां पर मुझे पता लगाना है पावर डिसिपेटेड के बारे में, कि पावर जिस भी सर्किट में इन दोनों की वजह से कितनी पावर कंज्यूम हुई है। तो इन दोनों की वजह से जो पावर कंज्यूम हुई होगी, तो पावर, एवरेज पावर की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो एवरेज पावर का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है v0 i0 साइन cos बाई 2 और cos 5, या Vrms Irms और cos 5। तो ये दोनों पता है। अब यहां पर सबसे बात आती है फेज डिफरेंस निकालना। यहां पर फेज कितना है, फेज एंगल कितना है। तो फेज एंगल के लिए किसके बीच का, ये फेज एंगल किसके बीच में होता है? टोटल करंट एंड टोटल पोटेंशियल के बीच में। तो पोटेंशियल ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है। अब फेज एंगल निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन दोनों का सेम फंक्शन होना जरूरी है। यहां कोस है, यहां साइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 sin ओमेगा टी प्लस 90, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर 90 माइनस ओमेगा टी लिखा। देखो, या तो मैं इसको ओमेगा टी प्लस, देखो या तो मैं 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूं या 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूं। 90 माइनस ओमेगा टी लिखूंगा तो ओमेगा जो है 90, यहां पर अगर मैंने 90 माइनस ओमेगा टी लिखा तो इस हिसाब से यहां पर ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा, तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा जैसा, इसलिए मैं वैसा नहीं करूंगा। तो बस ये चेक करना कि ओमेगा टी के आगे माइनस नहीं आना चाहिए। अब यहां पर ये दोनों सेम फंक्शन सेम है, तो यहां पर अगर फेज डिफरेंस की बात करें, फेज एंगल की, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके हिसाब से पावर डिसिपेटेड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब एक और चीज मुझे फटाफट से तुम वीडियो पॉज करके मुझे ये बताओ, सोच के बताओ कि भाई ये पोटेंशियल ये दिया हुआ है, टोटल करंट ये दिया हुआ है, किस टाइप का ये सर्किट हो सकता है, किस टाइप का एसी सर्किट हो सकता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट, तीनों में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो देखो भाई 90 डिग्री का फेज डिफरेंस सिर्फ दो ही सिचुएशन में आता है, या तो कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर कैपेसिटिव होता है तो करंट लीड करता है, कैपेसिटिव होता है तो करंट लीड करता है और पोटेंशियल पीछे रहता है। और या फिर तुम ऐसे समझ लो, ये वाला याद रखो, वी आर, वी एल एंड वी सी। ठीक है, तो अगर कैपेसिटिव होगा तो पोटेंशियल लैग करेगा, और अगर इंडक्टिव होगा तो पोटेंशियल लीड करेगा। तो यहां पर कौन लीड कर रहा है, पोटेंशियल लीड कर रहा है। क्यों, कैसे पता चल रहा है, इससे पता चलता है कि पोटेंशियल लीड कर रहा है। ये इससे नहीं पता चलता है कि 5 है और यहाँ 2 है, इससे नहीं पता चलता है कि लीड कर रहा है, फेज एंगल से पता चलता है। यहाँ पर फेज एंगल ओमेगा टी प्लस 90 है, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा टी है, तो यहाँ पर वोल्टेज का फेज एंगल ज्यादा है, तो ये किस टाइप का सर्किट हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट हो गया मतलब ओवरऑल ओमेगा एल। तो अगर फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका इंपेडेंस लो होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पर इसका इंपेडेंस हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी यहां पर इस तरह से इस क्वेश्चन के बारे में हमने देखा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है I इज इक्वल्स टू दिस वन, और वोल्टेज लिखा हुआ है। तो मुझे निकाल के बताओ कि इसमें एवरेज पावर कितनी होगी। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर चेक करो निकाल के, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा और क्रॉस चेक करना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 और ये वाली जो लिखी हुई, इन दोनों में मुझे बताओ कि आरएमएस वैल्यू कितनी होगी और एवरेज वैल्यू कितनी होगी दोनों की। हाँ भाई, ये इनके आंसर्स हैं। कैसे निकले, ये मैंने आरएमएस वैल्यू जो पढ़ाई थी तो मैं उस टाइम पे एक न्यूमेरिकल करवाया था, तो उसमें समझाया था कि इस तरह से जब भी फंक्शन दे दिए जाए तो डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए जो ये I1 है उसका स्क्वायर, और cos जो होगा उसकी जगह 1/2 लिखो, प्लस I2 का स्क्वायर, और साइन की जगह 1/2 और अंडर रूट ले लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हमसे पूछा गया है कि किसी भी एलसीआर सर्किट में फेज एंगल जो होता है वो कितना हो सकता है। अब बात करते हैं एलसीआर सर्किट की, तो हमें पता है, जैसे नॉर्मली हमें पता होता है कि रजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल 0 होता है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में फेज एंगल 90 डिग्री होता है, फेज एंगल जो आता है वो 90 डिग्री होता है। और एलसीआर सर्किट में न तो 0 होगा न 90 डिग्री होगा, क्योंकि उन तीनों में, इसी तरह से कैपेसिटिव और रजिस्टिव आर और सी वाले सर्किट में भी 90 नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। इसी तरीके से एलसीआर सर्किट में अगर हम बात करें तो आर इधर आ जाता है, या वी आर आप ऐसे बोल सकते हो, वी एल इधर होता है और वी सी इधर होता है। तो इसका वी नेट इधर कहीं आएगा, तो इसका मतलब ये एंगल जो रहेगा वो कितना आएगा, 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में जो फेज एंगल होगा वो किसके बीच में रहेगा, वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब एलसीआर में फेज एंगल 0 डिग्री हो जाए। तो वो कब हो सकता है, जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिर्फ यही बचेगा। तो स्पेशल केस की मैं बात करूं तो ये 0 डिग्री भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस वाली सिचुएशन। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट में या तो 0 से 90 के बीच में होगा, या फिर 0 होगा, और 0 कब होगा, जब रेजोनेंस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो अगर इन दोनों सर्किट को, इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम कोई भी सर्किट बनाते हैं, एलसीआर सर्किट बनाया जाता है या एलसी सर्किट बनाया जाता है, तो उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेसिकली 2π√LC होती है। अगर हम ओमेगा नॉट की बात करते हैं तो 1/√LC होगी। ओमेगा नॉट को लिखा जा सकता है 2πf0। तो इसको सॉल्व करो तो 1/2π√10⁻⁴ एंड 10⁻⁶ आएगा। तो ये 10⁻10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻10 तो -5 और 10⁵ डिवाइडेड बाई 2π। इसको सॉल्व करोगे तो ये f0 निकल कर आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10⁻⁴ और 1/2
पाई, ये से 5 टाइम्स, तो 5 बाई पाई इंटू 10⁴ हर्ट्ज के आसपास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और 1/पाई को 0.31 समथिंग लिख सकते हैं, तो आप उसको सॉल्व करोगे तो वो 1.5 समथिंग कुछ वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब ये LR सर्किट है। LR सर्किट है तो सिंपल सी बात है भाई, देखो जब भी आपको सर्किट समझ में आ जाए ना किस टाइप का सर्किट है, तो आप उसका फेजर डायग्राम बना लेना। ये R हो जाएगा और ये XL हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है LR सर्किट है तो ये Z इधर आ जाएगा। सिंपल सी बात, इससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आने लग जाएगी। R पता है मुझे। अब इसमें फेज एंगल पूछा गया, मतलब ये पूछा गया है, फेज एंगल पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर अगर XL पता चल जाए तो XL और R के थ्रू हम फेज एंगल बता सकते हैं, Z भी बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक तो Z भी बताएंगे और फेज एंगल दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब XL अगर पता है तो XL क्या लिखते हैं हम, ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई F इंटू L। तो 2 पाई F की जो वैल्यू है 200 और L की वैल्यू है 1/पाई। पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया 400 ओम। तो XL की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 400 ओम। XL पता चल गया, R पता है, तो यहां लिख लो कि ये कितना है 300 ओम, ये वैल्यू है 400 ओम। तो ये वैल्यू जो आएगी Z आएगा R² प्लस XL का स्क्वायर, क्योंकि यही बचा हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 500 ओम। अब मुझे निकालना है ये, तो तुम जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। हम इसको अगर मैंने मान लो 10 लिखा तो मैं इसको XL डिवाइडेड बाई R करके भी लिख सकता हूँ। तो XL जो होगा वो है 400, ये है 300, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर 5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। और tan इनवर्स 4/3 बेसिकली होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो tan इनवर्स 4/3 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो 5 जो होगा अगर अप्रोक्स वैल्यू हम निकालें तो ये 53 डिग्री निकल कर आ जाएगा आंसर। Z की बात करें तो Z हमने निकाल ही लिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मान लो तो मैं वोल्टेज दे देता हूं। सपोज यहां पर V0 दे दिया मैंने 220 वोल्ट, 200√2 वोल्ट, ये पीक वैल्यू दे दी। अब तुम्हें अगर I0 कैलकुलेट करना हो तो I0 कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट करके। तो I0 क्या हो जाएगा 220√2 डिवाइडेड बाई, तो V0 डिवाइडेड बाई Z0, तो 220√2 डिवाइडेड बाई Z0 कितना है 500, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22√2 डिवाइडेड बाई 50, ये इसका करंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट है, ऑब्वियस सी बात है, तो देख लो 53 आया है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस सिचुएशन में रेजोनेंस हो सकता है, इस सर्किट में रेजोनेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। रेजोनेंस सिर्फ उसी सर्किट में हो सकता है जिसमें L और C दोनों अवेलेबल हो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी हो पाएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है, LCR सर्किट है, L के अक्रॉस और C के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अच्छा, ये वोल्ट मीटर जो है ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वाले पर बेस्ड होते हैं, ये DC वोल्ट मीटर नहीं होते हैं। शो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। AC को हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही मेजर किया जाता है, और जो AC इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो AC करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं वो सिर्फ उनकी RMS वैल्यू को मेजर करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। DC वाले जो होते हैं उनकी सिंपल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये RMS वैल्यू को। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये AC सप्लाई है वोल्टेज की 1000√2 sin ωt VC, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये हमें गिवन है, और टोटल जो करंट यहाँ पर है I 10 एम्पियर ये हमें दिया। अब ये 10 एम्पियर हमें कैसे पता चलेगा कि पीक वैल्यू दी गई RMS? तो जब भी अगर डायरेक्ट दिया जाए तो उसमें ये एम्पियर जो होगा ये RMS वैल्यू ही होगी। ठीक है, हमें निकालना है VL के अक्रॉस यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर निकालने का तरीका क्या हो सकता है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीज है, हमें पीक वोल्टेज दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एक RMS करंट, ये बेसिकली कौन सा करंट है, RMS करंट दिया हुआ है। ये पीक वोल्टेज दिया हुआ है तो VRMS भी मुझे पता लग जाएगा। VRMS हो जाएगा 1000√2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट RMS वैल्यू।
तो यहाँ पर मैं आरएमएस, देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं चले कि कहाँ से शुरू करें, तो आपको जो जो चीज पता लगती जाती है ना वो निकालते चलो। अब जैसे सपोज मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि आई पता है, आई आर एम एस पता है, वी आर एम एस पता है, चलो जेड निकाल देता हूँ। तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस निकाला मैंने, तो ये बन गया 1000 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 100 ओम। अब मुझे ये लग रहा है कि भाई ये 100 ओम है। अब ध्यान से समझना, Z आ रहा है 100 ओम। अब जब Z पता लग गया तो यहां पर मैं अब यहां पर R दिया हुआ है, ये जो है R हमें गिवन है। तो एक बार एक्सेल फेजर डायग्राम बना के देखते हैं। अगर इसका मैं फेजर बनाऊंगा ना तो ये ऐसा कुछ बनेगा, R XL और XC। मैंने इसका क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास Z वगैरह है पता, और ये Z यहाँ आ रहा है। अब तुम खुद सोचो, थोड़ा सोचना, ये वैल्यू है 100 ओम और ये वैल्यू भी आ रही है 100 ओम। Z और R तभी इक्वल हो सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट सिंपली बोलूं, Z और R तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो सर्किट रेजोनेंस में हो, है ना। या ये भी नहीं पता समझ लो, तो ऐसे निकालो सीधे सीधे कि भाई Z होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये Z स्क्वायर, अंडर रूट की जगह मैंने ये लिख दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो देखो XL इक्वल्स टू XC आ गया। इसका मतलब क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब VL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VC। थोड़ी सी सोचने वाली बात है, तो VL इक्वल्स टू VC, इसका मतलब VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 वोल्ट हो जाएगी। या सीधे भी हम सोच सकते हैं टाइम बचाने के लिए कि भाई Z और R तभी इक्वल हो सकते हैं किसी भी LCR सर्किट में जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से जो रिएक्टेंस आ रहा है, जो इंपिडेंस आ रहा है, मतलब XC और XL जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर वो चीज भी हो सकती है। तो हाँ, अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर XL और XC की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि XL निकालने के लिए मुझे एक्चुअल में VL डिवाइडेड, अच्छा हाँ हो भी सकती है, अगर मैं यहाँ पर करंट निकालनी है मुझे तो मैं निकाल सकता हूँ। चलो, तो XL की वैल्यू जो, अगर हम I की बात करें यहाँ पर सेम करंट, तो ये यहाँ से भी उतना ही जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ होगा, उतना ही करंट यहाँ होगा। तो IRMS के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो IRMS को अगर मैं XL से इक्वल कर दूंगा तो ये VL निकल कर आ जाएगा। तो VL जो है हमारे पास, अगर मैं निकालना चाहूँ, हमारे पास पता है VL कितना है 200, और XL मुझे पता लगाना है, IRMS मुझे पता है 10 है। तो XL की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 ओम। 20 ओम XL है तो 20 ओम ही XC भी हो जाएगा। अब XL पता है, XC पता है, अगर फ्रीक्वेंसी पता होती तो यहाँ पर L और C भी निकाली जा सकती थी, पूरी राम कहानी हो सकती है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई, यहाँ पर ये सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में देख लो कि LCR सर्किट दिया है, सबके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इन दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग्स आपको दी हुई है, इंडक्टर और C के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है 300 और 300। यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर उसकी रीडिंग हमें निकालनी है, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 100 ओम, और जो सोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन दी है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। अब ये 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू, ये ध्यान रखना। जब भी डायरेक्ट दिया जाए तो वो RMS वैल्यू होती है, और अगर पीक वैल्यू देनी होगी तो वो बोलेगा। अब V1 निकालना है। अब देखो कैसे, थोड़ा फिगर को अच्छे से एनालाइज करोगे तो तुम्हें कुछ चीज पता लगेगी। क्या चीज पता लगेगी मुझे कमेंट में बताना वीडियो पोस्ट करके। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 300 एंड 300 ओम जो है, तो सॉरी 300 वोल्ट 300, C L और C के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, मतलब ये जो सर्किट है ये रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस सर्किट है, तो रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो Z की जो वैल्यू आएगी बेसिकली R की इक्विवेलेंट आएगी, Z हो जाएगा 100 ओम। सीधे दिमाग में स्ट्राइक मेरे कर रहा है, क्यों, बिकॉज VL और VC क्या है, इक्वल है, ये इसका कारण। ठीक है, अब यहां पर बात करें, चलो भाई सब कुछ अच्छा हो गया। फिर तो अब मुझे ये पता लगाना है इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब अगर मैं ये ऐसे लिखता हूं VR, VL और VC
तो ये तो खत्म हो गए, इसका मतलब पूरा का पूरा वी नेट इधर ही आ जाएगा। इसका मतलब वी आर जो होगा यानी कि V1 जो होगा वो कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, सारा का सारा पोटेंशियल इसी पर ड्रॉप होगा। अब बात आती है करंट की, तो करंट हो जाएगा जो टोटल इसके क्रॉस जो करंट पोटेंशियल है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है V1 और R1, या तो ऐसे लिख लो या VRMS डिवाइडेड बाई IRMS, और सॉरी R टोटल लिख सकते हैं, या तो VRMS डिवाइडेड बाई Z लिख दो। तो कितना हो जाएगा ये 220 डिवाइडेड बाई 100, तो ये यहां से 2.2 एम्पियर। गॉट इट। तो ये यहां पर 2.2 एम्पियर करंट की ये वैल्यू निकलकर आ जाएगी। अच्छा, इसमें यहाँ पर करंट आ गया ना, तो मुझे एक चीज और बताना तुम लोग कि यहाँ पर अगर इसमें भी वही करंट होगा तो इस XC की वैल्यू, XL की वैल्यू और XC की वैल्यू और XL की वैल्यू निकालने का ट्राई करना कि कितनी निकल कर आती है। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर जितना करंट है यहाँ पर भी उतना ही करंट होगा। RMS करंट की बात कर रहा हूँ, जितना RMS करंट यहाँ होगा उतना ही RMS करंट यहाँ होगा, उतना ही IRMS। यहाँ पर IRMS जो है वो हमें पता है 2.2 एम्पियर है, यहाँ पर भी उतना ही 2.2 एम्पियर RMS करंट होगा। तो VC इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XC। तो ये VC आपको पता है 300 है और I आपको पता है 2.2 है, तो XC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2.2। इसको सॉल्व करके मुझे बताना कि दूसरा कैसे आया। देखो भाई, अब लास्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, यहां पर मैंने LCR सर्किट लिया है, लेकिन यहां पर ये LCR सर्किट पैरेलल में, अभी तक जो भी क्वेश्चन हम ले रहे थे उसमें LCR जो कंपोनेंट थे ये सारे सीरीज में आ रहे थे और हम करंट निकालते थे तो हम Z निकाल लेते थे और आराम से कैलकुलेट कर देते थे। अभी भी कहानी वही है, यहां पर हमें करंट निकालना है, बस थोड़ा ध्यान से समझना। करंट मुझे निकालना है तो करंट के लिए मुझे V0 डिवाइडेड बाई Z0 करना पड़ेगा। अब यहां पर जब भी देखो, सिंपल सी चीज है, आप इसको ऐसे समझो, जब सपोज रेजिस्टेंस होते तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते तो हम डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से करके निकाल लेते हैं। तो लेकिन जब पैरेलल में होते हैं उस सिचुएशन में जब भी हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम वहां पर क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 उस तरीके से करके निकालते हैं। सेम उसी तरीके से यहां पर होगा, बस थोड़ा सा फेजर में। अब मैं इसको फेजर की तरह समझाऊंगा आपको, एक तरह से वो समझना। अब जब LCR सर्किट सीरीज में था तो सीरीज में लगे हुए थे, तो उसमें जब भी कोई भी सर्किट सीरीज में होता है तो उसमें क्या चीज कॉमन होती है, करंट कॉमन होता है। इसीलिए हमने करंट को रेफरेंस बनाते थे अगर सीरीज में होता था तो इस तरीके से, तुम्हें अगर एग्जैक्ट पता लग रहा हो तो ठीक है। लेकिन यहां पर ये तीनों LCR जो है, तीनों कंपोनेंट जो है ये किसमें है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में किसके पैरेलल में, AC सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में है। तो AC वोल्टेज पैरेलल में जब होता है तो पैरेलल में कौन सी चीज कॉमन होती है, यहां पर इन तीनों के अक्रॉस, मान लो इसमें करंट जो है अब IL है, इसमें IC और इसमें, तो यहां पर तीनों में पैरेलल है तो करंट तो एक जैसा नहीं होगा, लेकिन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज एक जैसा होगा। तो वो मैं बना देता हूं। तो मान लो कि यहां पर टोटल वोल्टेज V0 आया हुआ है। अब हमें ये देखना है, अब यहां पर करंट की डायरेक्शंस बनानी है, क्योंकि हम उसी के अक्रॉस उसी की तरीके से निकालेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर अब बस R से शुरू करते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 0 फेज डिफरेंस होता है। तो यहां पर IR जो बनेगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, IR। हम बात करें अब IL की, तो IL मतलब इंडक्टर में करंट क्या होता है, लीड करता है या लैग करता है, करंट लैग करता है और पोटेंशियल लीड करता है। V ऊपर रहता था, ये चीज कहीं पर भी एक जैसी होगी, चाहे सीरीज वाला सर्किट हो चाहे पैरेलल सर्किट हो। तो इंडक्टर में करंट लीड नहीं करेगा, पोटेंशियल लीड करेगा। तो पोटेंशियल लीड करेगा, इसका मतलब करंट लैग कर रहा होगा। तो यहां पर IL आप नीचे बना दो और इसी तरीके से IC ऊपर बन जाएगा, ठीक। अब सिमिलरली अगर मैं
करंट के हिसाब से यहाँ पर जैसे इम्पिडेंस वाला होता था वैसे से हम सिचुएशन में बनाऊं तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/r, यहाँ पर बन जाएगा 1/xc और यहाँ पर बन जाएगा 1/xl। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि पैरेलल में क्या ऐड होता है 1/r1 1/, इसी तरह से यहाँ पर क्या ऐड होगा 1/xl, उस तरीके से हमें लेना है। ठीक है, और भी मैं तुम्हें डायरेक्टली भी बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा इस तरह से आपको इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें अगर यहाँ पर z नहीं निकलेगा, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे I/z, तो कितना बनेगा 1/xl माइनस 1/xc का स्क्वायर प्लस 1/r का स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसकी जगह आप सिंपली ये भी कर सकते हो, जैसे हम लिखते थे z इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। तो इस सिचुएशन के लिए आप क्या लिख दो 1/z इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/xl माइनस 1/xc का स्क्वायर। जहां पर भी xl आ रहा है उसे 1/xl कर दो, जहां xc आ रहा है उसे 1/xc कर दो, बस सेम यही रखना है। तो सेम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो 1/z निकल कर आ जाएगा, xl यहाँ पर हो जाएगा r 1/3r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, तो 3r तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर और ये यहां पर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3 - 1 3r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 और ये 4 डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 9r स्क्वायर देखो, तो यहाँ पर z की जो वैल्यू हो जाएगी 1/z की वैल्यू ये निकल कर आ गई और यहाँ पर मुझे 1/z ही लिखना है, तो यहाँ पर या z निकालोगे तो 3/√3 13 हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो I0 की ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने निकाला। अगर तुम्हें ये फिगर से नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, ये जो डायरेक्ट तरीका बताया उससे निकाल लेना। क्या है डायरेक्ट तरीका, 1/z इक्वल्स z की जगह 1/z, r की जगह 1/r, xl की जगह 1/xl, xc की जगह 1/xc कर दो, सिंपली आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे अगर ये समझ में आ गया है तुम्हें तो मुझे ये बताना, ये आंसर जो है मैंने r की टर्म्स में निकाला है, अगर मैं इसको xl और xc की टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप आपको आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो समझ में आ गए होंगे और जितना भी एसी वाला पोर्शन था वो मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पर अगर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक छूट गया होगा तो मैं उसको अलग से लेक्चर बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए फिर फिजिक्स शाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।